तो आज तक आप देख रहे हैं लगातार कवरेज आज तक आपके लिए लेकर आया है 5 राज्यों का चुनाव। पहला दौर असम में 3 दौर में वोटिंग, बंगाल में 8 दौर में वोटिंग। खासतौर पर दोनों राज्यों पर विशेष नजर। बंगाल में हिंसा की भी छिटपुट खबरें आपको बताएंगे विस्तार से, लेकिन इस वक्त बड़ी खबर आ रही है कोरोना से जुड़ी। सचिन तेंदुलकर कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। जी हां, महाराष्ट्र में जिस तरीके से कोरोना ने फिर से रफ्तार पकड़ी है, उसके बाद एक सितारे कोरोना की चपेट में आए हैं। खुद सचिन तेंदुलकर ने ट्वीट करके यह जानकारी दी है कि उन्हें कोरोना हुआ है और वो अब आइसोलेट हो गए हैं। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 36,000 नए कोरोना मरीज आए हैं और ऐसे में सचिन तेंदुलकर भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और सचिन तेंदुलकर ने खुद ट्वीट करके इस बारे में जानकारी दी है, लोगों को कोरोना से आगाह किया है और बताया है कि उन्हें भी कोरोना हुआ है। विद्या हमारी सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर आ गई है, बोलिए विद्या। जी देखिए, अभी थोड़ी देर पहले ही सचिन तेंदुलकर उन्होंने खुद ने ही ट्वीट करके ये बताया है कि उन्होंने अपने आप को घर में ही क्वारंटाइन कर लिया है। फिलहाल वो सारे जो प्रोटोकॉल्स होते हैं क्वारंटाइन होने के बाद जब कोई टेस्ट पॉजिटिव करता है, वो कह रहे हैं कि वो घर पे फॉलो कर रहे हैं। उनका घर जो बांद्रा के इलाके में है, काफी बड़ा इलाका है, काफी बड़ा घर है उनका, तो उसमें वो अलग अलग कमरों में उन्होंने अपने आप को क्वारंटाइन कर लिया है ताकि परिवार के लोग उनसे ज्यादा इंटरेक्ट नहीं कर पाए इस वक्त। और फिलहाल टीएमसी की तरफ से यही पूरा जो टेस्टिंग करते हैं वो जिस तरीके से बाकी परिवार के लोगों का टेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया विद्या फिलहाल जानकारी देने के लिए। सचिन तेंदुलकर ने लिखा है कि वो लगातार टेस्टिंग भी करा रहे थे, अपने आप को लगातार वो कोविड से बचाने की कोशिशें भी कर रहे थे, उसके बावजूद सचिन तेंदुलकर कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। ये अपने आप में एक बड़ा संदेश तमाम लोगों के लिए कि कोरोना गया नहीं है, सबको अभी सावधानी बरतनी जरूरी है। इस पर भी अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल बंगाल चुनाव, बड़ी खबर बंगाल के चुनाव से जुड़ी। 3 घंटे में बंगाल में 15% से ज्यादा मतदान हुआ है। आज पहला दौर है बंगाल के चुनाव का, जिसमें 30 सीटों पर वोट डाले जाने हैं और ये 30 सीटें मुख्यतः 5 जिलों में हैं। टीएमसी की तरफ से चुनाव आयोग का दरवाजा पहले ही दौर की शुरुआती वोटिंग के दौरान खटखटा दिया गया है। 5 मिनट में वोटिंग प्रतिशत आधा तक कम कैसे हो गया, ये सवाल तृणमूल कांग्रेस ने उठाया है। दोपहर 12 बजे चुनाव आयोग से टीएमसी के 10 सांसद मिलने वाले हैं। 3 घंटे में बंगाल में 15% से कुछ ज्यादा औसत मतदान अब तक दर्ज किया गया है, लेकिन टीएमसी ने मतदान अचानक कम होने की शिकायत की है। तो टीएमसी मतदान के पहले दौर के पहले घंटे से ही लगातार ऐसा लगता है कि दबाव बनाए रखना चाहती है। शशि शेखर जी, जल्दी से एक कमेंट आपका। मैच शुरू होता है और बॉलर दूसरी गेंद से अपील करना शुरू कर दे, कभी एलबीडब्ल्यू की, कभी कैच की, इसका मतलब क्या है? देखिए, बहुत साफ है। ये जो ये लड़ाई पहले दिन से जिस तरह से लड़ी जा रही है, तो उसमें मतदाता अपना मन जैसे भी व्यक्त करेगा, जब भी व्यक्त करेगा, और उसका परिणाम 2 मई को आएगा। लेकिन उससे पहले ये कीचड़ की होली खेली जाती रहेगी। अभी टीएमसी वाले जा रहे हैं, थोड़ी देर में बीजेपी वाले जाएंगे। आप देखिए, एक आहुति भी ली जा चुकी है, कार्यकर्ता मारा भी जा चुका है शुरुआती दौर में ही। तो हिंसा भी है, रक्तपात भी है, कीचड़ भी है और चुनाव भी है। और इसीलिए बंगाल का चुनाव देश के अन्य चुनावों से बिल्कुल अलग माना जाता है। अब ये अलग चुनाव क्या कोई अलग रवायत गढ़ेगा, या ये पुरानी जो वहां पे परंपरा और रीति चल रही है उसी पर मोहर लगाएगा, ये देखना रोहित बहुत दिलचस्प होगा। लेकिन ये बात सच है कि थोड़ी देर पहले हम लोगों को ज्यादा मतदान की खबरें मिल रही थी। क्या वो कैलकुलेशन गलत था, ये सवाल जरूर उठता है। आपका सवाल अनुपम से पूछ लेते हैं। अनुपम हमारे सहयोगी इस मिदनापुर में है, इस वक्त लाइव हमारे साथ मौजूद हैं। अनुपम, ये क्या चक्कर हुआ है जिसके लिए चुनाव आयोग से शिकायत कर रही है टीएमसी कि मतदान पहले ज्यादा था, अब कम हो गया?
जी बिल्कुल, जो शिकायत की गई है वो दक्षिण काथी और उत्तर काथी में जो वोटिंग परसेंटेज है, वोटिंग टर्नआउट है, उसको लेकर की गई है कि 5 मिनट के अंतराल पे जो पहले काउंट था वो कम कैसे हो गया, और इस पे साजिश देख रही है टीएमसी। और इसी चलते टीएमसी के जो 10 सांसद है वो इलेक्शन कमीशन में जा रहे हैं, चुनाव आयोग में जा रहे हैं। इसके अलावा और भी कई शिकायतें टीएमसी की ओर से की गई हैं। लगभग 70 से ज्यादा बूथों में टीएमसी की ओर से आरोप लगाया गया है कि यहाँ पर जो ईवीएम है वो माल फंक्शनिंग हो रही है। एक नया आरोप सामने आया है, वो आरोप ये है कि भगवानपुर में, जो ईस्ट मिदनापुर में है, वहां पर एक बूथ में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जो ईवीएम मशीन होती है टीएमसी के स्लॉट पर कुछ रंग लगा दिया है। तो जो भी टीएमसी को वोट देके निकल रहे हैं उनको चिन्हित किया जा रहा है, उनको धमकाया जा रहा है। तो तरह तरह की शिकायतें शुरुआती दौर से ही शुरू हो गई है। हालांकि जो हिंसक झड़पें हुई और जो एक कार्यकर्ता की मौत की खबर आ रही है उसमें ईसी की ओर से कहा गया है कि ये पोल रिलेटेड हिंसा की वजह से ये मौत नहीं हुई है। तो अभी तक पोल रिलेटेड हिंसा की बलि कोई नहीं चढ़ा है, ये हम कह सकते हैं। जो मौत हुई है उसमें अभी तक अपॉलिटिकल नेचर सामने आ रहा है। हालांकि ये जांच का विषय होगा कि क्या हुआ है नहीं हुआ है। तो फिलहाल जो है आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में एक जो अंतर पिछले बार के मुकाबले है वो है कि टीएमसी की ओर से इस बार ज्यादा शिकायतें की जा रही है, जबकि इससे पहले के चुनाव में हमने देखा है कि टीएमसी की ओर से कम शिकायतें की जाती थी। जो विरोधी दल होते थे उनकी ओर से ज्यादा शिकायतें होती थी, लेकिन इस बार ये जो उल्टा ट्रेंड है ये दिखाई पड़ रहा है। मनीषा जी, शेर को सवा शेर मिल रहा है क्या? नहीं, ये शेर सवा शेर की बात नहीं है। मैं तो सीधा सीधा इलेक्शन कमीशन के दरवाजे फिर से आती हूं कि 8 चरण में चुनाव करना इसलिए जस्टिफाई किया गया कि पोल प्रोसेस में हिंसा की आशंका थी, जो डिफिकल्टी थी टेरेन में, इन सब के ऊपर जो वहां लॉ एंड ऑर्डर है वो इलेक्शन कमीशन के अंतर्गत है, पुलिस इलेक्शन कमीशन के अंतर्गत है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्सेस उनके तहत है। तो एक तरह से इन पूरी चीजों पे काबू लगा के रखना जो है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और इलेक्शन कमीशन की जिम्मेवारी है। तो ये सवाल अब पूछे जाने चाहिए कि भाई तब 2 ही 3 फेज में करा देते, 8 फेज में कराना ये पब्लिक रिसोर्सेज का एक्सपेंडिचर है, समय जाया जाता है। तो ये क्यों नहीं जिम्मेवारी पूर्वक किया जा रहा है, ये सवाल पूछा जाना चाहिए। रही बात जहां तक कार्यकर्ता की है, मेरी अपनी समझदारी है कि पश्चिम बंगाल में पंचायत हो या विधानसभा हो, इसमें हिंसा का प्रयोग बहुत है चुनावों में। और इस बात पर अब खासी नजर जानी चाहिए कि क्या हम केवल खेला हमें और परिवर्तन करते रहेंगे या कहेंगे कि चुनाव का ये पुराना कल्चर जो है जिसमें आप एक दूसरे की पिटाई करते हो, अपनी पुरानी लड़ाइयां भी चुनाव के मत्थे ठेल के, और उसके बाद आप कहते हो कि चुनाव में हिंसा हो रही है। तो इससे भारतीय लोकतांत्रिक प्रक्रिया जो है, जो कि एक फ्री एंड फेयर प्रोसेस है, उस पर टिप्पणियां होती है, उस पर धब्बे लगते हैं। और जिस तरह से एक तरफ टीएन सेशन ने बंद किया था चुनावी हिंसा बिहार में, वैसे एक बंगाल सॉल्यूशन भी निकालना पड़ेगा। और कहीं न कहीं इसकी जिम्मेवारी जो है प्रशासनिक है और चुनाव आयोग की है। ठीक है, आप जो कह रही हैं उस पर वापस बात करते हैं। यहाँ विनोद जी हैं, संगीत जी हैं, वो क्या कहते हैं इस पर। लेकिन उसके पहले राजनीतिक पार्टियों ने तलवारें खींच ली हैं। बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस दोनों ने सुबह से ही एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू कर दिया। डेरेक ओब्रायन, दिलीप घोष क्या कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं पहले। दीदी जो पहले कभी आज की चुनाव की 27 सीट जीती थी 30 में से, आज पूरा मामला उल्टा हो गया है। और उनकी बातचीत देखिए बुखला गई है, कॉन्फिडेंस लूज हो गया है। उनके कार्यकर्ता जमीन पर नहीं है, वो खुद जितना संभव प्रचार कर रही है और विषय सारा हट गया है। चुनाव का मुद्दा विकास का मुद्दा नहीं है, टूटा हुआ पैर दिखा करके वो भीख मांग रही वोट की। इसका मतलब वो डर चुकी है, हार चुकी है। और जिस प्रकार से भाषा व्यवहार कर रही है वो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लेकर के हमारे नेताओं के बारे में, और उनके साथ काम किए हुए लोग जो आज अलग हो गए उनके बारे में इस पर शब्द प्रयोग कर रही है, ये बंगाल के राजनीतिक कल्चर नहीं है। 2 मई को बंगाल में तृणमूल की सरकार बनाएगी। बंगाल की बेटी बंगाल के गद्दार को नंदीग्राम में हराएगी। मोदी शाह और उनके टूरिस्ट गैंग अन्य सदस्यों के साथ हर संस्था को नष्ट करने की कोशिश वो लोग करते रहेंगे। बंगाल की महिलाएं अपने तरीके से साड़ी पहनती है और पहनती रहेंगी। जी, तो सुना आपने, बात साड़ी तक आई है। हम बात कर रहे हैं यहां पर, हमारे साथ विनोद अग्निहोत्री मौजूद हैं, हमारे साथ संगीत रागी हैं और हमारे साथ संजय कुमार हैं। संजय जी, जो बात मनीषा प्रियम कह रही हैं
उस पर आपका एक कमेंट, फिर संगीत रागी बोलना चाह रहे हैं जल्दी से। मुझे लगता है अगर ये आंकड़े हैं कि इलेक्शन कमीशन ने एक आंकड़े दिए और अगर 5 मिनट 10 मिनट के बाद एक दूसरे आंकड़े दिए जो दोनों में अंतर है और वो कम हो रहा है, मुझे लगता है कि इसमें इलेक्शन कमीशन को कुछ संयम रखना चाहिए। अगर ये इलेक्शन कमीशन के आंकड़े हैं तो सचमुच ये चिंताजनक बात है कि आप एक आंकड़ा पेश करते हैं 15% और कुछ समय बाद आप कहते हैं नहीं ये 10% है। तो जल्दबाजी ना करें, प्रोविजनल फिगर्स होते हैं तो जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। और इससे दुविधा तो होती है वोटरों के मन में कि ये क्या खेल चल रहा है। ये बात पार्टियों को भी तो पता होती होगी कि प्रोविजनल फिगर होता है। बिल्कुल प्रोविजनल फिगर होता है, लेकिन तो फिर जल्दबाजी किस बात की? जल्दबाजी किस बात की? अगर पार्टियां तो जरूर एक आम वोटर के जैसा मैं भी अगर चुनाव लड़ रहा हूं तो मुझे भी चिंता होगी अगर उस कंस्टिट्यूएंसी में कि भाई ये क्या हो रहा है। एक संस्था है जिससे चुनाव कराना है और वो संस्था एक आंकड़े देती है और तुरंत कुछ देर के बाद वो आंकड़ों को रिवाइज कर देती है। इसकी जरूरत क्या थी आंकड़ों को पेश करने की? इसके इतर जो सवाल हिंसा का उठ रहा है संगीत रागी, हमने अभी थोड़े दिन पहले पश्चिम बंगाल में पंचायतों के चुनाव देखे थे जहां नौबत यह आ गई थी कि लोगों को व्हाट्सएप से नॉमिनेशन फाइल करने की इजाजत मांगनी पड़ी थी। जो चुनाव लड़ रहे थे जान बचाने के लिए अगल बगल के राज्यों में जाके छुपे थे। मनीषा जी ने कहा कि इस पर एक बहस होनी चाहिए, इस पर एक लंबी चर्चा होनी चाहिए और चुनाव आयोग को इस दिशा में सोचना चाहिए, जैसे टीएन शेषन ने वहां रोका। बहस तो कर रहे हैं लगातार, पिछले 1.5-2 साल से लगातार इसको लेकर बहस चल रही है कि बंगाल में चुनाव हिंसक क्यों होता है और हर बार ये कह के उस बहस को जनरलाइज कर दिया जाता है कि भाई यह तो कल्चर है बंगाल की चुनाव का। देखिए, 2 बातें मैं कहना चाहूंगा। एक तो कि जो चुनाव जो 8 चरणों में हो रहा है यह अपने आप में साबित करता है आज के पहले राउंड की हिंसा में कि ये वाकई बहुत जरूरी था। आप सोच सकते हैं कि झारग्राम, मिदनापुर, पैरामिलिट्री फोर्सेस के मुझे लगता है कि 646 कंपनियां वहां पर लगी हुई हैं। एक एक बूथ पर 6 से 11, झारग्राम में तो 11, जहां पर जो नक्सल बेल्ट एरियाज हैं वहां पर एक बूथ पर 11 पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग लगे हुए हैं। इसके बाद जो है वो एक ऐसे भी फोर्स की कई डिवीजन है, 141-42 ऐसी कंपनियां हैं जो रैपिड एक्शन फोर्स की तरह काम करने हैं जहां भी इमरजेंसी सिचुएशन। यदि ऐसी स्थितियों में भी यदि बंगाल में हिंसा होती है तो ये इलेक्शन कमीशन के उस निर्णय को वाकई ये मजबूती प्रदान कर रही है कि हमको इलेक्शन कमीशन का जो ये निर्णय था कि चुनाव को हम 8 चरणों में कराएं। पर यही सवाल तो उन्होंने उठाया मनीषा जी। मैं एक बस 8 में करा के भी अगर ये हाल है तो फिर फायदा नहीं, क्या? क्या करें? 16 में फिर आप 12 में करा लेते, 10 में करा लेते, 16 में करा देते। ये जो बड़ा एक अद्भुत ये है कि यदि ये डकैती हो ही रही है तो हम पुलिस क्यों रखें? नहीं, ये तो डकैती हो रही है और आप ये कह रहे हैं कि हम 8 बार में करा के डकैती रोक सकते हैं। नहीं, तो 16 बार में करा के 100% रोक लीजिए ना, हम तो 8 बार में करा के 50% रोकने की। देखिए, जब 8 चरणों में चुनाव की बात की गई तब इस देश में कैसी प्रतिक्रिया थी, विपक्ष उससे की क्या बदल गया प्रतिक्रिया क्या? की? उससे बदल गया मैं कह रहा हूं कि हमको हमेशा अनुपातिक दृष्टि में देखना पड़ेगा। आप हमें कोई यदि व्यवस्था करते हैं तो वो फुल प्रूफ व्यवस्था हो जाए, 100% सक्सेसफुल हो जाए, ऐसा मानना थोड़ा मुझे लगता है कि जल्दीबाजी होगी। मतलब आप ये कह रहे हैं हिंसा तो होगी? आप देख रहे हैं हिंसा हमारे कहने से नहीं, चूंकि वहां पर इस प्रकार का राजनीतिक संस्कृति को आपने खड़ा कर दिया है। पिछले हिंसा के अतिरिक्त बात ही नहीं होती है। कोई यदि चुनाव में बहुत जोर से प्रचार करने वाला होता है, मैं जानता हूं एक दिल्ली यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी का, जो वहां का एक युवा मोर्चा का विद्यार्थी था, उसके घर के आगे 11 राउंड गोलियां चला दी गई। उसके माता पिता घर के अंदर बैठे हुए थे। आप सोच सकते हैं कि सिर्फ इसलिए क्योंकि वो दूसरी पार्टी मनीषा जी आपकी बात पे जवाब दे रही है। ऐसी चीजें तो कभी बिहार में भी हमने नहीं देखी। छोटा सा इंटरवेंशन है, विनोद जी बोले, फिर मनीषा जी आपके पास आ रहा हूं और प्रभु जी भी आ गए। बोले। नहीं, मनीषा जी ने एक बात कही थी कि टीएन शेषन को याद किया था, मैं भी वही याद करूंगा कि याद करके बिहार में कितनी हिंसा होती थी। बाकायदा दूरदर्शन ने तो पूरा प्रोग्राम ही बनाया था बूथ कैप्चरिंग को लेकर के, उसमें ईवीएम भी नहीं थी, उसमें बैलेट पेपर्स थे। और टीएन शेषन ने 1995 का वो चुनाव वो याद कीजिए जिसमें लालू यादव बाद में बहुत थम्पी मेजॉरिटी जीते थे, लेकिन टीएन शेषन ने सारी गुंडागर्दी चुनावी और सारी राजनीतिक दादागिरी सबको लगाम लगा दी थी। तो चुनाव आयोग के अंदर ये इच्छा शक्ति होनी चाहिए। और पिछले कई वर्षों से चुनाव आयोग के निर्णयों पर सवाल उठे हैं, क्योंकि कई बार लगा है कि चुनाव आयोग इतना ढीला ढाला क्यों हो गया। आखिर टीएन शेषन कोई कानून नहीं बदला था, टीएन शेषन ने उन्हीं प्रावधानों के तहत टीएन शेषन ने चुनाव आयोग की ताकत का एहसास कराया था। तब भी बंगाल में चुनाव हुए थे, बिहार में भी चुनाव हुए थे, लोकसभा चुनाव भी हुए थे टीएन शेषन के समय। तो कम से कम वो उदाहरण तुम्हारे सामने है ना। तो ये ढीला ढाला कब से मानते हैं चुनाव आयोग? टीएन शेषन के बस 10 सेकंड हम कर लूंगा।
टीएन सेशन के दरमियान भी बंगाल के अंदर चुनावी हिंसा हुए थे। कितने दौर के चुनाव हुए और बताइए? दूसरी बात एक और, साइंटिफिक रिगिंग जो है वो कॉन्सेप्ट टीएन सेशन के समय ही था। बोलपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी से जहां से सोमनाथ दा लड़ते थे, वहां पर चुनाव में वोटिंग जितने वोट नहीं थे उससे ज्यादा वोटिंग हुई थी। यह भी बंगाल का ही इतिहास है। मनीषा जी, कितने दौर में चुनाव कराया था? मनीषा जी आ रही है चर्चा में। मनीषा जी ने सवाल उठाया था, मनीषा जी आ रही है, फिर प्रभु जी से पूछते हैं ना कि चुनाव आयोग ढीला पड़ गया क्या। बोलिए मनीषा जी। देखिए जब हम एनालिस्ट के तौर पे बैठते हैं कहीं भी, संवाद का जो मंच आज तक ने बनाया है, वहां एक भी जान अगर चुनाव के नाम पर जाती है तो उसकी निंदा हमको कड़े से कड़े शब्दों में करनी चाहिए। चुनाव वो प्रक्रिया है जिसमें हर व्यक्ति को एक मत, तो कौन सा गुनाह किया कि उस इंसान ने जो अपना मत अपने विवेक का प्रयोग करने के लिए एक फ्री एंड फेयर प्रक्रिया, जहां की चुनावी प्रचार भी चुनाव की पूर्व संध्या में बंद कर दी जाती है ताकि आप अपने विवेक का प्रयोग कर सकें, उसमें इस तरह खुलेआम के बल का प्रयोग, यहां तक कि मनुष्य को अपनी जान गंवानी पड़े, इस पर कड़ी निंदा होनी चाहिए, बहुत तीव्र टिप्पणी होनी चाहिए। और जहां तक बंद करने की बात है, मैं बहुत सारी थ्योरीज यहां सुन रही हूं, लेकिन मैं आपको बतलाऊं कि वो कुछ बंद किया गया जहां बिहार, जो कि बंगाल का कभी एक पार्ट था, उसके एक लंबे चौड़े भूखंड में आर्म्स इंडस्ट्री प्राइवेट चलती थी, बंदूक का कारोबार चलता था, ये सब कुछ बंद हुआ। और उसके बाद से चाहे लोग जो भी कहें, इलेक्शन के जो रिजल्ट्स हैं वो फ्री एंड फेयर माने जाते हैं। यहां तक था कि दूसरा पार्टी अगर जीत गया तो बैलेट बॉक्स ही उठा के लोग कुआं में फेंक डालते थे या स्याही डाल देते थे। तो ये सब कुछ साइंटिफिक अनसाइंटिफिक सब कुछ बंद हुआ। और चुनाव तब किया जा सकता है जब फ्री एंड फेयर के कंडीशंस इस्टेब्लिश किए जाए। एक भी जान यदि जाए तो उसकी निंदा कड़े से कड़े शब्दों में होनी चाहिए। हमें यह तोल भाव नहीं करना है कि तब ज्यादा था और आज कम है। एक भी हुआ तो गलत है। आलोचना और निंदा के साथ हम ये कहते हैं संगीत जी जवाब दे रहे हैं, लेकिन संगीत जी आपसे पहले मैं प्रभु जी से एक कमेंट लेना चाहता हूं। हालांकि प्रभु जी ब्रेक का दबाव है, फिर भी जल्दी से, क्या चुनाव आयोग ढीला पड़ गया अब? भाई इस हिसाब से देखिए, चुनाव की हिस्ट्री टेक्नोलॉजी हमारे देश में है। 1952 से लेकर के 1990 तक चुनाव एक ही चरण में पूरा हो जाता था। दूर दूर गांव से लोग आ जाते थे। जैसे जैसे इनके पास पैसा ज्यादा आता जा रहा है, उतना चुनाव भी ढीला होता चला जाता है कि आप 40 दिन बाद रिजल्ट आएंगे। तो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग के अंदर चुनाव करवाने की, हालांकि हमारा चुनाव विश्व भर में प्रसिद्ध है कि चुनाव कराते हैं इतनी बड़ी संख्या में, परंतु मेरे को लगता है कि अगर चुनाव के दौरान आपको जैसे पता है कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है और पुलिस की सारी पावर्स इलेक्शन कमीशन के पास चली जाती है, तो अगर इलेक्शन कमीशन के पास बीएसएफ है, सीआरपीएफ है, उसके बाद भी जो हिंसा हो रही है, क्योंकि चुनाव जो लगता है वेस्ट बंगाल में या कई और प्रदेशों में चुनाव इसलिए नहीं हो रहा कि लोग उनके वोट दे रहे हैं उनके इशू के ऊपर, उनके मैनिफेस्टो के ऊपर। चुनाव ये हो रहा है कि कौन कितने लोगों को मार सकता है, वायलेंस कर सकता है। अगर वायलेंस से कॉम्पिटिटिव इलेक्शन है तो उसके लिए जिम्मेवार और कौन होगा? इलेक्शन कमीशन ही होगा। कि अगर जैसे वो बता रहे थे कि एक पोलिंग बूथ पे 10 से 11 लोग हैं और एक सड़क के ऊपर, मैंने देखा कल मैं कलकत्ता से वहां से आ रहा हूं, सड़क के ऊपर भी इतने सारे लोग हैं, उसके बावजूद भी डर नहीं है। इसका मतलब लगता है कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टी जो आपस में हैं वो अपने कार्डर्स को ये मनाने में सफल नहीं हुई हैं कि आप हिंसा का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, लड़ाई दोनों तरफ से होती है। ठीक, तो किसी एक पार्टी को ब्लेम करना मेरे को लगता नहीं ठीक है। हिंसा का प्रयोग हो रहा है, इसमें इलेक्शन कमीशन की जिम्मेवारी ज्यादा है, परंतु राजनीतिक पार्टियों की जिम्मेवारी भी उतनी है कि वो हिंसा के बल पर चुनाव जीतना चाहते हैं। ठीक है, आज पहले दौर की वोटिंग चल रही है, 5 राज्यों का चुनाव है। आसाम का भी हाल आपको बताते चले, 47 सीटों पर आज पहले दौर में वोटिंग होनी है, जिसमें 11:15 बजे तक शिवसागर में लगभग 12%, सोनितपुर में 11% से कुछ ज्यादा, डिब्रूगढ़ में लगभग 13.5%, जोरहाट में 13% से कुछ ज्यादा और नाजिरा में 15% तक वोटिंग अब तक हो चुकी है। असम में 47 सीटों पर आज वोट हो रहा है, जो कुल 12 जिलों में पड़ती हैं और 11,537 पोलिंग स्टेशन आज के इस पहले दौर के लिए बनाए गए हैं। 264 उम्मीदवार हैं जो मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। बीजेपी 39 और असम गण परिषद 10 सीटों पर इसमें चुनाव मैदान में है। कांग्रेस 43 सीटों पर इस समय चुनाव मैदान में है
और ये गणित है पिछली बार का, जहां बीजेपी अपनी सत्ता बचाने के लिए मैदान में, आपके सामने टीवी स्क्रीन पर ग्राफिक्स के जरिए हम दिखा रहे हैं, 27 सीटें बीजेपी के खाते में थी पिछली बार इसमें से, और 8 सीटें असम गण परिषद के खाते में थी। तो एक तरह से 47 में से जो आज पोलिंग हो रही है, 35 सीटें बीजेपी के खाते में थी। बदरुद्दीन अजमल की एआईयूडीएफ के पास 2 और कांग्रेस के पास 9 सीटें पिछली बार इन 47 में से कब्जे में थी। इस बार क्या तस्वीर बदलेगी या फिर बीजेपी अपना किला असम में बचा पाएगी?